नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस में सौरमंडल में पृथ्वी टॉपिक से मोस्ट 30 क्वेश्चन जो सारे एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, खासतौर से ये वीडियो उनके लिए बनाई जा रही है जो सीटेट का एसएसटी का पेपर सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे आपके जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की किताबों से हैं। ठीक है, ये भूगोल की सीरीज है। यानी प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने पेपर सेकेंड भरा हुआ है सोशल साइंस से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या है सोशल साइंस के एनसीईआरटी किताब यानी कि ज्योग्राफी से जो पहला टॉपिक है सौरमंडल में पृथ्वी, इस चैप्टर के मोस्ट 30 जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन केवल 30 ही नहीं रहेंगे, इसमें आपको लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेनेशन के द्वारा मिलने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, दिए गए सारे क्वेश्चन को हम सही प्रकार से समझेंगे और यहाँ पर हम आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो बस ये है कि जितनी ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो पर अब सोशल साइंस से संबंधित सारे एमसीक्यू क्वेश्चन या एक्सप्लेनेशन वीडियो आने वाली है जो सीटेट के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन रखा गया है, यानी कि जिस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, उस टाइप से क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पेपर आपके पहले ऑफलाइन मोड में होते थे, लेकिन अब जैसे ही कि पैटर्न चेंज हो गया 2021 से सारे के सारे जो पेपर है ये ऑनलाइन मोड में हो रहा है। तो उसी मोड में उसे मतलब पेपर पैटर्न को ध्यान में रखकर ही वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ पर निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड है, यानी आपको बताना है कि नीचे दिए गए में से कौन से खगोलीय पिंड है, यानी कि सूर्य है या चंद्रमा है या पृथ्वी या उल्का पिंड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि खगोलीय पिंड होता क्या है। ठीक है, जैसे आप इस चीज़ को समझ लेते हैं खगोलीय पिंड होता क्या है, क्वेश्चन अपने आप आपसे हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, खगोलीय पिंड हम उसे कहते हैं जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें हम क्या खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे रात के समय में आप जब भी देखते होंगे चंद्रमा को, ठीक है, या कुछ ऐसे तारे होते हैं जो रात के समय टिमटिमाते हैं, तो ये सारे जो सूर्य हो गया, सूर्य भी एक तारा ही है, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो क्या है आसमान में चमकती है वो सारी खगोलीय पिंड है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन होगा कि सर आसमान में हम रात के समय जो देखते हैं वो तारे टिमटिमाते हैं वो तो तारा है, ठीक है, लेकिन सूर्य तारा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अभी सवाल होगा कि अगर सूर्य तभी एक तारा है तो सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा है कि जिसको हम महसूस कर सकते हैं या हम देखते हैं, लेकिन जो रात में जो तारा होता है टिमटिमाता है वो सूर्य की तरह तो रोशनी करता नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए कि जो सूर्य होता है ये हमारे ग्रह के सबसे पास में है, ठीक है, तो इसलिए हम इसके प्रकाश या उष्मा को महसूस कर पाते हैं, लेकिन जो रात के समय जो तारे आकाश में टिमटिमाते हैं वो हमसे काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसके प्रकाश को या उष्मा को महसूस नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कि आप अपने जहाँ पर रहते हैं घर में है एक, वहाँ पर बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये घर आपसे बहुत सारे जगह पे दूर जल रहा है, तो दोनों में से किसकी रोशनी आपके घर में रहेगी, तो जाहिर से आप यही बताओगे जो आपके घर में बल्ब जल रहा है उसकी रोशनी होगी। ठीक है, हालांकि जो दूर बल्ब जल रहा है वो भी है उतनी ही रोशनी कर रहा है, बस ये कि वो बल्ब आपसे दूर काफ़ी है। ठीक इसी प्रकार से जो तारे आसमान में टिमटिमाते हैं वो हमसे काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन अब कौन से सही होने वाले हैं। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी या उल्का पिंड, यानी कि ये सारे क्या है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों यहाँ पर कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि किन हम खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको आप जानेंगे किन हम खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं दोस्तों। तो अभी हमने देखा था यहाँ पर कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। ठीक है, यानी कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, और ये सभी क्या होते हैं गैस से बने होते हैं। ठीक है,
और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जो ये ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन्हीं खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, ठीक है, जैसे कि सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं ऑप्शन एक। अब सेकेंड क्वेश्चन का जो यहाँ पर राइट आंसर हम देखेंगे तो इसमें एक चीज़ कही गई है कि जिनके पास, ठीक है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यानी यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जाएगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। यानी कि 30 क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। यानी कि इतना सोच लीजिए कि अगर सौरमंडल से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे बचेगा नहीं, क्योंकि आप भी कम नहीं हैं, ठीक है। चलिए बस ये कि अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, अपना एक गोल बनाइए, ठीक है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है, पढ़ लेना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा या बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि जो तारे होते हैं ना, जिस जगह पर वो टिमटिमाते हैं उनके उन सारे से एक नई आकृति बनती है, ठीक है। यानी तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा कि आकाशगंगा कहते हैं, बी कह रहा कि सौरमंडल कहते हैं, सी कह रहा कि एंड्रोमेडा कहते हैं, और डी कह रहा कि नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि जो रात्रि में आपने रात के समय आपने देखा होगा ना, आसमान की वो जब देखते होंगे तो बहुत सारे तारे होते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे तारों का एक समूह होता है और वो अलग अलग आकृतियों में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो रात के समय आसमान में जो तारों के अलग अलग आकृतियों में जो दिखाई देता है, इनको ही हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला, क्योंकि आप तो जीनियस हैं, ठीक है ना। तो जीनियस लोग ऑप्शन डी को बताएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। और ये क्वेश्चन आपसे और भी पूछता है, जिसे हम इस क्वेश्चन में 4 में हम करेंगे, ठीक है। क्या करता है कि आपसे पूछ देता है, क्या पूछता है कि अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो उसी पे रिलेटेड ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। यानी अंतरिक्ष से संबंधित जो अर्सा मेजर या बिग बियर का जो नाम आता है, इनको हम यानी कि ये भी क्या एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो अपने आप समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अर्सा मेजर या बिग बेर जो हम कहते हैं यह भी एक प्रकार के नक्षत्र मंडल होते हैं दोस्तों, और बहुत ही आसानी से इनको आप पहचान सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल होते हैं। और हाँ, कहीं कहीं आपको क्या करता है कि इसको एक और नए नाम से जानते हैं, कभी कभी आपको ये नक्षत्र मंडल न देकर इसको कभी कभी सप्त ऋषि भी कहते हैं, यानी कि 7 तारों का समूह कहते हैं। क्या कहते हैं कभी कभी इसको, सप्त ऋषि भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप जानते चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, नक्षत्र मंडल। यानी आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि अर्सा मेजर या बिग बियर ये है एक नक्षत्र मंडल है, और इसको एक सप्त ऋषि भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि 7 तारों का समूह, ठीक है, किसको, नक्षत्र मंडल को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि जो सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा होगा। बस आप लास्ट तक पूरी वीडियो को देखना, फिर एक बार आप खुद सोचेंगे कि जितने भी सौरमंडल से क्वेश्चन है, देखना आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। यानी आप अपने आप को खुद अच्छा फील महसूस करेंगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा कि हमारा एग्ज़ाम आज ही ले लिया जाए, ठीक है। लेकिन बस प्यारे दोस्तों, आपको करना क्या है ना कि सारे क्वेश्चन को लास्ट तक आपको एक एक क्वेश्चन को देखना और ईमानदारी से अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। देखिए, जब अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं कि आपके लिए एनसीईआरटी के हम क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं, ठीक है, तो आपका भी तो ये फर्ज बनता है ना कि इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि भैया दोस्त, ये वीडियो हमारे ये देख लो, देखो आपके काम की है। कभी ऐसा मत सोचना यार हमने अपने दोस्त को भेज दिया तो उसका सीटेट क्लियर हो जाएगा, हमारा रह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको ईमानदारी से सबको भेजना है, ठीक है। चलिए 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर
क्वेश्चन कह रहा कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। देखो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में एक एक टॉपिक छिपा हुआ दोस्तों। अभी हमने नक्षत्र मंडल को पढ़ लिया, तारा को पढ़ लिया कि तारा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये जानेंगे, देखिए अगर जो बच्चा ने अगर पूरे मन से इस वीडियो को देखेगा तो एक एक क्वेश्चन में एक एक टॉपिक छिपा हुआ है। अब आप जल्दी लेकर क्वेश्चन देखना चाहेंगे भगा भगा कर, स्पीड बढ़ा के, तो आपको यहाँ पर समझ में ज़्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। बाकी खुद आप आराम से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, फिर यकीन नहीं मानोगे कि आपको कितना इसमें आ जाएगा, ठीक है। आप खुद वीडियो देखकर ही आप फैसला कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि देखो अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किन खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। देखो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि इसमें हम जानते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्रह क्या कहते हैं। तो ग्रह की जब बात आती है यहाँ पर दोस्तों, तो ग्रह के लिए कुछ बातें कही गई है जो ग्रह के संदर्भ में होनी चाहिए। जैसे कुछ खगोलीय जो पिंड होते हैं इनमें अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, ठीक है। यानी कुछ खगोलीय ऐसे पिंड होते हैं जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। अब सवाल है कि उसमें उनके पास ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है तो भैया वो चमकते कैसे हैं। तो वे सभी क्या करते हैं ना कि तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है, और तारों के उष्मा से उष्मा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जो पिंड होते हैं उनको ही क्या ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ में आपको आ गया होगा कि भैया पृथ्वी पे इतनी रोशनी है या उष्मा हम महसूस करते हैं तो इनकी खुद की नहीं है, ये उधार लिए हैं, ठीक है। यानी ये सूर्य के प्रकाश से उष्मा से चमकते हैं या प्रकाशित होते हैं, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। और ग्रीक भाषा में इसे प्लेनाइट भी कहते हैं। प्लेनाइट से ये बना हुआ है और जिसका अर्थ क्या होता है कि चारों ओर घूमने वाला। क्योंकि आपने जाना है दोस्तों कि जो ग्रह होते हैं ये दो तरीके से चक्कर लगाते हैं। दो तरीके से कैसे चक्कर लगाते हैं, जैसे अपनी पृथ्वी ही ले लीजिए तो ये दो तरीके से क्या है चक्कर लगाती है। एक तो स्वयं अपने अक्ष पर घूमती रहती है जिसे घूर्णन कहते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती घूमती ये क्या है सूर्य का भी चक्कर लगाती है। और हाँ, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार। वृत्ताकार तो है, दीर्घ वृत्ताकार। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती थी, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। हो सकता है कि इन सारे क्वेश्चन को आगे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन का राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यानी जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, ये क्या है तारों से प्रकाशित होते हैं। बहुत अच्छा। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ना सारे क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आपने ये क्वेश्चन अगर देखा होगा ना तो इसके पहले सीटेट को अगर पेपर दिया होगा तो आपको याद आ गया होगा कि जल्दी जल्दी इतने सारे इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, आप कर नहीं पाते थे। बहुत सारे बच्चे क्या है कि माउस नहीं चला पाते हैं और घर पर आकर होते हैं कि माउस मैंने इधर करता था चलता था इधर, ठीक है। देखो ये तो बहाना होता है बच्चों का, क्योंकि देखो मोबाइल अगर यानी मोबाइल अगर आपको मिल जाए तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर माउस कुछ चला नहीं सकते हो, उसमें बस बहाना करोगे क्या मैंने माउस नहीं चला पाया, देखो इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। 6 क्वेश्चन में हम देखते हैं स्टेटमेंट दिया है, पहला और दूसरा है। क्या दिया है देखते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है तथा ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था तो ये बिल्कुल सत्य हो गया ना यहाँ पर। देखिए आप खुद ही बता रहे कि सत्य है, ठीक है। सेकेंड है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में क्या तीसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि पृथ्वी क्या है ये सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथे नंबर पे नहीं है दोस्तों। कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, क्योंकि पहला आपका बुध है, दूसरे पे शुक्र है, तीसरे पे पृथ्वी है। तो ये जो स्टेटमेंट जो दूसरा है ये तो आपका गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो ऑप्शन देखो आप खुद ही बता रहे हो कि सर जी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए सही है, ठीक है। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे साथ बने रहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओगे। आपने बताया ना कि केवल ए सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यानी देखो पृथ्वी है ना जिस पर हम सभी लोग रहते हैं वो क्या एक ग्रह है, ठीक है। और ये अपना जो संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करता है, सूर्य से, अभी हमने देखा था। और जो कि पृथ्वी है दोस्तों की ये सबसे नज़दीक का तारा क्या है, सूर्य ही है, ठीक है। इसको भी हमने पढ़ लिया है। तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से देखने पर यह क्या है चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखती है। और दूर से देखोगे अगर ना पृथ्वी को तो ये भी चंद्रमा की तरह ही चमकती दिखेगी, ठीक है।
तो अगर देखा जाए तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे है, लेकिन अगर आकार की बात होती है ना, आकार में ये अगर बात की जाती है तो ये आकार में किस नंबर पे है, तो आकार में ये 5वें नंबर पे है, ठीक है। दूरी के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे है और आकार के आधार पर ये 5वें नंबर पे ग्रह है। देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। बस हमारे साथ बने रहिए आप, ठीक है। विश्वास रखिए जो क्वेश्चन हम कराएंगे ना वो एनसीईआरटी के ही कराएंगे, ठीक है। चलिए, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है ना कि अगर हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा ना तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इसमें क्या दिक्कत है बताइए, यानी एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना इसको हमने पहले ही कर लिया है, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो इसमें क्वेश्चन क्या है ना कि सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो अब दूरी के अनुसार पहला क्या आता है, बुध आता है, ठीक है। पहले क्या आता है दोस्तों, पहला बुध आता है, फिर आता है शुक्र आता है, ठीक है। अब देखिए लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सुनते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बुध है, शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पे आपकी पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी है, फिर चौथे नंबर पे आपका मंगल आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चौथे नंबर पे मंगल आ जाएगा, फिर 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा, ठीक है। ये बृहस्पति आपका हो गया। बृहस्पति के बाद फिर आप देखेंगे शनि आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। शनि के बाद आपको क्या, अरुण आ जाएगा, ठीक है। अरुण आ जाएगा, फिर अगले बार अरुण के बाद वरुण आ जाएगा। अब नाम देखते हैं क्या है कि देखिए सूर्य की दूरी के हिसाब से जो ग्रहों का सही क्रम है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, ठीक है। फिर अरुण है। देखो अरुण को कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में नाम मिल जाएगा यूरेनस, ठीक है। यूरेनस अरुण को कहते हैं, फिर नेपच्यून ये वरुण को कहते हैं। तो ये सब भी आप जानेंगे, ठीक है। राइटिंग यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है। नॉलेज कहीं से मिले ले लो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने डिसाइड कर लिया होगा, क्योंकि आप जब सारे एक्सप्लेन को समझ गए होंगे तो आप खुद ही बता रहे हो कि देखो सर ऑप्शन डी सही है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है। देखिए आपके पेपर में क्या है ना, ऑनलाइन पेपर में ये कूट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो उनको डिटेल अगर जानकारी होगी ना तो वो अपने आप सबको मिलाते हुए आंसर को सही कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या है ना डिटेल जानकारी लेते नहीं, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कहा क्या रहा है, ठीक है। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह, देखिए हर एक क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन छिपा हुआ है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको मान लेना है ना कि जैसे आपके 8 ग्रह होते हैं, जैसे मान ली 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 8 ग्रह ऐसे ऐसे होते हैं दोस्तों। तो आपको 4 ये आपको ऐसे कर लेना है, शुरू के जो 4 ग्रह होते हैं ना इसको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट के जो 4 ग्रह होते हैं उसको बाह्य ग्रह बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं बाह्य ग्रह, इसको हम भी देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों जो शुरू के जो ये ग्रह होते हैं ना ये किससे बने होते हैं, ये चट्टान से बने होते हैं, ठीक है। किससे, चट्टान, चट्टान जानते हैं ना आप, हाँ देखो ये सही बता रहे हैं। अब देखिए जो लास्ट के जो ग्रह होते हैं वो कैसे बने होते हैं, वे क्या है, गैस से बने होते हैं, ठीक है। जो लास्ट के ग्रह हैं ये किससे, गैस के बने होते हैं, ठीक है, गैसों से बने होते हैं। तो जो शुरू के जो ग्रह होते हैं इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, लास्ट वाले जो ग्रह होते हैं उसे बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने आंसर भी बताना शुरू कर दिया होगा। क्या बताया होगा आपने, शुरू के 4 ग्रह कौन से थे, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ठीक है। शुरू के ग्रह थे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है। तो ये 3 तो आपके हो गए सही, लेकिन बृहस्पति नहीं होगा ना दोस्तों, क्योंकि ये बाह्य ग्रह में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जब 3 सही है तो आप खुद ही बता रहे हो कि सर यहाँ पर तो हमें ऑप्शन बी सही लग रहा है। जब आपको ऑप्शन बी सही लग रहा है तो ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा यानी कि बुध शुक्र मंगल ये आपके क्या है, आंतरिक ग्रह कहलाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना, आराम से पढ़ना है, आपको एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए लेकिन जब तक इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर पाओगे ना तो एग्जाम में भी आप पढ़ते रह जाओगे, समय आपका निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से ग्रह बाह्य ग्रह हैं, ठीक है। बाह्य, देखो जो इस क्वेश्चन को हमने भी पढ़ लिया कि कौन से बाह्य ग्रह होते हैं, ठीक है।
देखिए अब यहाँ पर कहा क्या रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वाह ग्रह की बात अभी जब हमने किया था, तो लास्ट के जो 4 ग्रह होते हैं, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण और वरुण, ठीक है, ये चारों क्या वाह ग्रह होते हैं जो सूर्य से ज़्यादा दूर होते हैं और गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। किससे? गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी हमने बात किया था कि भैया बृहस्पति भी इसमें आता है, शनि भी आता है, और यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण भी सारे ये वाह्य ग्रह आते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ चारों आ गए, ठीक है। तो आप सीधे यही बताना चाहोगे कि सर ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है, ठीक है। और हाँ, लास्ट में कमेंट करके एक बात जरूर बताना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्या इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए एनसीईआरटी के लिए, पेपर सेकेंड के लिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके अगर आप नहीं बताओगे ना तो ये सीरीज दोबारा हम नहीं शुरू करने वाले हैं, क्योंकि टाइम लगता है लिखने में, ठीक है। और अगर आपने बताया कि हाँ हमें पसंद है या ऐसी आनी चाहिए, तो हम तो बहुत जल्दी ले लाएंगे, जैसा आप बताओगे वैसा हम करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर दोस्तों, आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना समझ के, तो एग्जाम में तो आप उड़ा के आ जाओगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा क्या है, पेपर में 2 स्टेटमेंट देगा, एक कथन दे देगा, एक रीजन कारण दे देगा, दोनों को पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों को आपको अलग अलग पढ़ना है और दोनों को पढ़ के देखना है कि दोनों सत्य है या असत्य है, क्या कह रहा है, ठीक है। बस आपने इतना काम कर लिया तो पेपर में अपने इस क्वेश्चन में आधा से ज़्यादा काम अपने कर लिया है। कैसे कर लिया देखते हैं, ठीक है। देखिए कथन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, ठीक है, और सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों, इसमें कहा क्या रहा है कि बुध का सूर्य के चारों ओर, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये देखिए आपका सूर्य है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये आपका ग्रह हो गया बुध, क्योंकि सबसे पास में ग्रह है, तो ये बेचारा करता क्या है ना कि सबसे पास में ही है, तो इसका जो एरिया होगा ना ये सबसे ये कम होगा, बाकी ग्रहों का देखो बड़ा है ना, आप खुद देखो तो यहाँ पे। अब ये बुध वाला क्या करेगा, ये जो चक्कर, परिक्रमण मतलब होता है चारों तरफ चक्कर लगाना। अब ये जो बुध है ना, ये जो सूर्य का चक्कर लगाएगा, इसका तो घेरा छोटा है, तो ये चक्कर लगाने में इसे टाइम कम लगेगा, किसको? बुध को, क्योंकि पास में है, सबसे कम लगता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कथन तो बिल्कुल सत्य हो रहा है ना, देखो खुद आप ही बता रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा। अब कारण को देखते हैं, कारण क्या है कि बुध सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, ये भी देखो हमने बिल्कुल सत्य देखा था कि भैया ये आपका सूर्य है, यहाँ पर सबसे पहला ग्रह आपका बुध है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कारण है ना, ये भी तो सत्य हो रहा है ना कि बुध क्या है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। और हाँ, ये क्या कारण क्या है, ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़े हैं ना, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों हमने पढ़ लिया अलग अलग, अब ऑप्शन कैसे देना है इसको ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए ऑप्शन ए आपको कब सही करना है, जब कथन और कारण, जब कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है, तथा कारण क्या है ना, कथन की सही व्याख्या करता है। तो भैया हमने अभी यही देखा था कि भैया ये जो कारण है ना, ये कथन की तो व्याख्या भी किया था और दोनों सत्य भी था, तो इसलिए हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखो आप खुद ही समझ के ऑप्शन को आप सही कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों बी कब कर लेना है, बी कब करना है कि जब कथन और कारण सही हो और जो कारण क्या कथन की व्याख्या न करे, तो बी कर देना है, बोलो राइट, ठीक। सी कब करना है कि जब आपका क्या है ना कथन सही हो, जब कथन सही हो और कारण गलत हो, तो आपको सी ऑप्शन सही करना है। डी कब करना है, जब कथन ही गलत हो जाए और कारण आपका सही हो जाए, तो आपको ऑप्शन डी कर लेना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है, आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ी सी वीडियो को फास्ट करने से पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। देखिए जैसे आपका ये ग्रह है क्या है, मंगल है, ये आपका ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। इन 2 ग्रहों के बीच में एक पट्टी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, देखिए ऐसा तो एक पट्टी होती है, ठीक है ना, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी थी, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये आपका हो गया आपका मंगल, ये हो गया बृहस्पति, तो बोलो क्या सही होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यही कहोगे कि सर्दी, इसका आंसर तो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। तो बिल्कुल सही आपने ऑप्शन बताया है,
यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि तारों, ग्रहों या उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी छोटे छोटे पिंड होते हैं ना जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। वो चक्कर कहाँ लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है ना। चलिए, और हाँ एक बात और है दोस्तों, ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, ये कभी कभी एक ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत सारे वर्ष के पहले क्या है, जब विस्फोट हुआ था तो ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, ठीक है ना। ठीक है, समझ लो क्षुद्र ग्रह कुछ नहीं, ये ग्रह के ही एक भाग थे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है स्क्रीन पे यहाँ पर, ठीक है। क्या है? हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? देखिए अभी हमने सीरियल वाइज में देखा था कि सूर्य के सबसे पहले ग्रह कौन सा है, लास्ट में कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट बता सकते हो, समय इसमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जल्दी से इसको बताना है और चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण, ठीक है, यानी ऑप्शन बी नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखिए, यही वही क्वेश्चन आ गया जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। एक बार फिर देखेंगे। नीचे दिए गए कथन और कारणों पर विचार करना, यानी कि दोनों को सही से पढ़ना है, सही समझना है। देखिए दोस्तों क्या है, कारण को पढ़ते, कथन को पढ़ते हैं, ठीक है। पृथ्वी के आकार को भू आप भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। एनसीईआरटी की किताब जब आप देखोगे ना, 6 क्लास की ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में देखोगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल आपका सत्य हो जाता है यहाँ पर। बोलो हाँ हाँ। चलिए कारण को देखते हैं कि कारण का मतलब क्या हो गया यहाँ पर। कारण क्या कह रहा है कि पृथ्वी क्या है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो पृथ्वी क्या होती है ना, ध्रुवों के पास थोड़ी सी क्या है, ये चपटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके क्या है, कारण भी सत्य हो गया। आइए इसकी व्याख्या भी है, ठीक है ना। तो अगर ये इसकी व्याख्या भी है तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि आप जब देखोगे ना एनसीईआरटी किताब में साफ साफ व्याख्या में लिखा है, वहाँ पर किताबों में दिया है, ठीक है, कि पृथ्वी क्या ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, और जिसके कारण क्या है कि पृथ्वी का जो आकार है, इसके आकार को भू आप कहा जाता है, ठीक है। यानी कि भू आप का अगर अर्थ देखोगे आपने तो पृथ्वी के समान आकार होता है, ठीक है। यानी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो जीवन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां होती है ना, ये संभवतः केवल हमारी पृथ्वी पर ही पाई जाती है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न पृथ्वी अधिक ठंडी है, यानी यहाँ पर पानी एवं वायु की भी उपस्थिति है। यानी यहाँ पर पानी भी मिल जाएगा आपको, वायु भी मिल जाएगा, जो जीवन के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं इसको कि निम्नलिखित कथनों से, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है, आपको ये बताना है। 2 कथन है, दोनों को पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अंतरिक्ष हम जब देखते हैं पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो नीले रंग की दिखाई देती है, आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया ना, ठीक है, पहला गलत हो गया। सेकेंड क्या है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों देखो क्या है, ये तो पहले ही गलत है, क्योंकि पृथ्वी का रंग तो नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि देखो अंतरिक्ष जब हम देखते हैं पृथ्वी को तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्योंकि दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 जो सतह है ना, वो पानी से ढकी हुई है। कितनी? 2/3 जो सतह है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे क्या है, नीला ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों ये भी सुनो कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अब देखो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया ना। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे? ऑप्शन तो डी ही बच गया आपके लिए, कि ना तो एक सही है ना तो दो दूसरा सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है, ठीक है। यानी कि सौर मंडल की जब बात करते हैं तो सौर मंडल का जो निर्माण है वो किससे मिलकर होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जो सूर्य है और जो 8 ग्रह हैं और उपग्रह हैं या कुछ और भी खगोलीय पिंड होते हैं, जिसमें से आपके क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं, उल्का पिंड भी आ जाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ जो मिलकर क्या करते हैं ना कि सौर मंडल का निर्माण करते हैं, और उसे ही क्या हम एक सौर परिवार का नाम दे देते हैं, और जिसका मुखिया किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो बात किया था कि ग्रह की भी बात किया था, ठीक, ग्रह की भी बात किया था, उपग्रह की भी बात किया था, सूर्य की भी बात किया था, उल्का पिंड की भी बात किया था, यानी कि सारे क्या है तो इसमें आ जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सारे क्या है मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। देखिए दोस्तों इसी टाइप से क्वेश्चन क्या है आपके पेपर में ऑनलाइन में पूछा जाता है, यानी कि जो फ्रेंड्स अगर पेपर में यानी कि एनसीईआरटी का पेपर दिए हैं तो उनको पता है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो
सीटेट के पेपर यानी कि पहली बार देने जा रहे हैं या पहले बार पेपर में बैठ रहे हैं तो उनको पता नहीं होगा दोस्तों कि पेपर किस टाइप से पूछा जाता है, तो वो हमारी बात को मानेंगे और हाँ हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे, वहाँ पर आपको पेपर सारे दे दिया जाएगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, तो जुड़े रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 16 को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को आपको पढ़ना है और बताना कौन से कथन सत्य है। तो चलिए कथन को देखते हैं। कथन यहाँ पर पहला कह रहा है ना दोस्तों कि सूर्य का जो खिंचाव है, खिंचाव बल सौरमंडल को बांध के रखता है, ठीक है। सूर्य का जो खिंचाव है सौरमंडल को बांध के रखता है, तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगला है क्या है कि सूर्य जो है सौरमंडल के प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो देखो दोस्तों, हमने पहले ही क्वेश्चन में ये पढ़ लिया था कि सूर्य ही एक ऐसा है जो सौरमंडल के लिए उष्मा और प्रकाश का एक स्रोत है, ठीक है ना। तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। तो अब हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, यानी कि 1 और 2 कथन दोनों बिल्कुल राइट है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो प्यारे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चन को भी हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो ग्रह होते हैं वो किस राउंड में यानी किस शेप में चक्कर लगाते हैं। तो वो हमने उसको देखा था कि दीर्घवृत्ताकार, यानी कि वृत्ताकार तो है लेकिन कौन सा, दीर्घवृत्ताकार यानी कि बड़ा घेरा, ठीक है। यानी इस टाइप से, देखो इस टाइप से ये दीर्घवृत्ताकार हो गया ना आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि किस ग्रह की आकृति जो है, किस ग्रह की आकृति एवं आकार जो लगभग पृथ्वी के ही समान है, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी आकृति एकदम लगभग क्या है, पृथ्वी के समान ही है। तो वो कौन सा ग्रह है, वो वह शुक्र ग्रह है, ठीक है। और शुक्र ग्रह को क्या है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जिसकी आकृति सेम टू सेम क्या है, पृथ्वी की तरह ही है, ठीक है। तो हम राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शुक्र, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा। देखिए इस क्वेश्चन को तो आप बड़े प्यार से ही कर लोगे, ठीक है। देखो मैंने कह दिया कि इस क्वेश्चन को आपने बड़े प्यार से कर लोगे दोस्तों, तो आपने इसको क्वेश्चन को गलत ही कर दिया। कुछ बच्चे देखो इसका आंसर बता रहे हैं बुध। अरे दोस्तों, आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। यहाँ पर बात कही जा रही है पृथ्वी की, ये पृथ्वी से पूछा है कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह को पूछा है, न कि सूर्य से, ठीक है। तो पहले कौन है, पहले नंबर बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका बुध न होकर शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय आप बहुत ही क्या ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी नहीं, सूर्य नहीं पूछा है, पृथ्वी पूछा है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो जब अभी हमने बात किया था शुक्र के बारे में ना। चलिए चलो, कम से कम एक क्वेश्चन आपको तो क्लियर तो हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या दोस्तों कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे जो छोटा ग्रह वो कौन सा है दोस्तों। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह की जो बात की जाती है, तो सबसे बड़े ग्रह में जब बात आती है तो वो बड़े ग्रह की बात आती है तो वो आपका हो जाता है बृहस्पति, ठीक है। बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाता है दोस्तों, तथा सबसे छोटे ग्रह की जो बात करते हैं तो वो आ जाता है बुध, ठीक है। तो अब समझ में आपको आ ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए, यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, अब बुध सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। अब क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। क्या कह रहा है कि कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में है। देखो भाई, देखो ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में आता है, ठीक है। और यही बच्चे गलती करके आते हैं, फिर कहते हैं कि सर हमने तो क्वेश्चन सही किया था, हमारे नंबर कम कैसे बन रहे हैं। देखो सारे ग्रह क्या करते हैं ना, तो एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे 2 ग्रह हैं ना जो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं, यानी शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, इनकी जो परिक्रमण की दिशा, परिक्रमण यानी चारों तरफ चक्कर लगाने की जो दिशा है, ये अन्य ग्रहों से विपरीत होता है, यानी उल्टा। देखो है क्या, शुक्र और यूरेनस, शुक्र और अरुण क्या है, ये जो घड़ी देखा ना आपने, कौन सी घड़ी, सुई वाली, ठीक है, डिजिटल वाली नहीं,
सुई वाली जो घड़ी होती है यानी शुक्र और अरुण ये क्या करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज। आपने देखा है कि जिस तरह से घड़ी घूमती है ना उस दिशा में ये घूमते हैं, कौन, शुक्र और अरुण। अब बाकी के जो अन्य ग्रह होते हैं दोस्तों वह क्या है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखा आपने एक क्वेश्चन को और अच्छे प्रकार से समझ लिया ने। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, शुक्र और यूरेनस। देखिए यह जो क्वेश्चन है ना इसको आप स्टार बना लीजिए, ठीक है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और यही क्वेश्चन जो है ना आपके कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो आप क्लियर हो जाइए कि शुक्र और अरुण ये क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चक्कर लगाते हैं, बाकी दिशा इसके विपरीत दिशा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 22 क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि सौरमंडल यानी हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। देखिए जितने भी ग्रह हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों कि सबके पास अपना खुद का उपग्रह हो या उपग्रह यानी कि चंद्रमा हो। ठीक है, हमारे पृथ्वी के पास तो उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा है, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ पर किसके पास नहीं है खुद का, तो कौन सा इसमें है, इसमें से एक आपका बुध हो जाएगा जिसके पास नहीं है। ठीक है, कौन है, एक बुध हो जाएगा जिसके पास नहीं है दोस्तों, और एक आपका शुक्र हो जाएगा जिसके पास नहीं है। ठीक है, यानी कि दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यानी कि चंद्रमा नहीं है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23। ठीक है, बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने क्या है वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया होगा। ठीक है, हमारा प्रयास यही है कि हर एक बच्चा जो सीटेट की तैयारी करता है सेकेंड पेपर एसएसटी की, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें हमारी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, देखो उम्मीद पे तो दुनिया ही कायम है दोस्तों। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है कि नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है। देखो दोस्तों इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, कभी कभी बना रहता है। कभी कभी आपने देखा कि बृहस्पति के पास ज़्यादा निकल गया, किसी के पास आपके शनि के पास निकल गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम अभी देखते हैं एनसीईआरटी किताबों के अकॉर्डिंग। तो इसमें अगर देखा जाता है, देखिए दोस्तों जब यहाँ पर उपग्रह की बात आती है सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, तो एनसीईआरटी किताब में आप एनसीईआरटी किताबों में आप जब देखोगे आप, तो वहाँ पर तो आपको बृहस्पति मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अपडेट की बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो किसके पास है, आपके शनि के पास है। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था कि 2019 में कुछ खगोलविदों ने क्या किया था कि उनको कुछ ऐसे नए 20 उपग्रह आपको उन्होंने कुछ उनको मिले थे। ठीक है ना, तो जैसा पेपर में आएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग कर लेना दोस्तों। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो शनि के पास है, लेकिन एनसीईआरटी किताबों में दिया है बृहस्पति लोग ही, लेकिन आपको क्या है शनि ही करके आ जाना है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी समझ का भी यूज करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है। दोनों स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और देखना कि कौन से कथन सत्य है। पहला कह रहा है यहाँ पर उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, जो उपग्रह होता है वो अपने ग्रह की परिक्रमा करता ही है और इसके साथ साथ वो सूर्य का भी परिक्रमा करता रहता है। क्योंकि देखो जैसे मान लीजिए पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है, तो पृथ्वी तो सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन जो उपग्रह होते हैं वो तो पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के जब चक्कर लगा गई, जब खुद पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसी प्रकार से उपग्रह भी चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं कि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, क्योंकि जो चंद्र यहाँ पर जो दिया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, तो ये व्यास से आधा नहीं है, 1/4 है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है ना, चलिए तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर केवल कथन यानी स्टेटमेंट पहला केवल सत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे क्वेश्चन 25 है। ठीक है,
तो 25 क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे, यानी कि जो प्राचीन भारत के जो खगोल शास्त्री थे वो कौन है, किसको माना जाता है। तो ये वो जो माना जाता है प्यारे दोस्तों, आर्यभट्ट को माना जाता है। ठीक है, यानी खगोलीय पिंड एवं उनकी जो गति के संबंध में जो इन्होंने अध्ययन किया था, यानी कि यानी कि खगोलीय पिंड या गति की अध्ययन करने वाले जो शास्त्री होते हैं उनको खगोल शास्त्री कहते हैं। यानी खगोल पिंडों और उनकी गति के संबंध में जो भी अध्ययन लोग करते हैं उनको लोग क्या है, खगोल शास्त्री कहते हैं। और जो आर्यभट्ट थे ये प्राचीन भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये भी स्टेटमेंट वाला है। ठीक है, सीधे कथन को पढ़ते हैं दोस्तों। कथन क्या यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, देखो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना, क्या सत्य है, आगे देखते हैं। कारण क्या है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्र पूरा करने में लगने वाला जो समय अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा करने में लगने वाला समय से अधिक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो पृथ्वी चंद्रमा है ना, पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है लगभग 27 दिनों में, और वो उतने ही दिनों में वो अपना चक्कर भी खुद लगा लेती है। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो चंद्रमा के द्वारा जो पृथ्वी का एक चक्र पूरा करने में जो लगने वाला समय है वह अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर होता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जब कथन सही हो गया कारण गलत हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना, कथन सही है और कारण गलत है। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी तैयारी है, वो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। क्योंकि देखिए सीटेट में क्या है, एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सेकंड पेपर के लिए आपको 6 to 8 की जो सोशल साइंस की जो किताबें होती है उसको ही आपको पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन है हम एनसीईआरटी किताब से ही करा रहे हैं। 27 क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला कथन पढ़ेंगे हम कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ठीक है क्या है, सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो उल्का पिंड है, छोटे छोटे टुकड़ों, इनको उल्का पिंड कहते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा कि खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह होती है, इसे आकाश गंगा कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझेंगे। देखिए दोनों कथन क्या बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो अभी हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं उनको ही उल्का पिंड कहते हैं। और ये भी क्या है, कभी कभी ग्रहों के भाग होते थे। और जो खुले आकाश होते हैं ना, उसमें आपने देखा कि एक साइड से दूसरे साइड तक एक चौड़ी पट्टी, सफ़ेद चौड़ी सी पट्टी ये फैली होती है, चमकदार होती है, रास्तों की तरह दिखाई देती है। और इनमें क्या कि बहुत सारे लाखों तारों का एक समूह होता है। ठीक है, और यह पट्टी, इसको हम क्या आकाश गंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमारा जो सौरमंडल है दोस्तों, अभी इसको आकाश गंगा के नाम से भी, सौरमंडल जो होता है ये आकाश गंगा का ही एक भाग होता है। प्राचीन भारत में इसकी जो कल्पना है आकाश में एक प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। यानी कि प्राचीन भारत में इसकी जो कल्पना है आकाश में एक प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। ठीक है, इसलिए कभी कभी इसका जो नाम है गंगा के उपनाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, यानी कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं, एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए और 2 बी, ए और 2 दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए 28 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों। क्या दिया है कि ध्रुव से, यानी कि ध्रुव से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो ध्रुव से जो किस दिशा का ज्ञान होता है इसे हमने पढ़ा था, ये पूर्व दिशा का ज्ञान होता है। देखिए क्या होता है ना कि एक तारा मान लो यहाँ पर है, ठीक है, एक तारा आपका यहाँ पर है, ठीक है, एक तारा यहाँ पर है। जब इनको आप सीधे मिलाते हुए ले जाएंगे ना दोस्तों, तो जो तारा यहाँ पर टच होता है ये आपका क्या होता है, ध्रुव तारा होता है। ये आपका क्या हो गया, ध्रुव तारा होता है। ये हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। ठीक है ना, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैंने बताया तो सही था, लेकिन हमने टिक गलत लगा दिया। ठीक है ना, देखिए इसका जो आंसर क्या है, ये उत्तर है। ठीक है ना, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है ना, ध्रुव तारा से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, सही कर लेंगे आप।
29 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है, उसको देखेंगे फटाफट कि निम्न में से कौन सा एक ग्रह नहीं है। देखिए ग्रह नहीं है, ठीक है ना। ग्रह की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल, सारे ग्रह हैं, लेकिन जो आपका क्या है, ये जो प्लूटो है ना, यह उपग्रह है, ठीक है, यानी यह क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्यों है? क्योंकि जो प्लूटो है ना दोस्तों, ये भी पहले कभी एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन ये करता क्या था ना कि ये अपनी ये कक्षा से क्या करता था कि दूसरों के कक्षा को काटता रहता था, ठीक है। तो एक ग्रहों की परिभाषा के अनुसार क्या, अगर कोई भी ऐसा ग्रह किसी दूसरे के जो सर्कल को काटता है तो उसे ग्रह के एरिया से बाहर कर दिया जाता है, तो इसलिए प्लूटो को क्या है, बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। 30 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रात्रि के समय, देखो ये इस क्वेश्चन को हमने पहले कर लिया, ये रिपीट हो रहा है कि रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नक्षत्र मंडल, ठीक है। तो देखिए हमने 30 के 30 क्वेश्चन को कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। ये उसकी आंसर की है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, बस हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, उसको भी आप कर लेना, ठीक है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। और इसकी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इसे इंस्टाग्राम पे भी आप क्या फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमने जो प्रयास किया था आपके लिए, वो प्रयास हमारा सफल हुआ या नहीं हुआ। आपको ये सीरीज आगे ऐसी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, आप अपने विचार जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। घर पर रहिएगा, पढ़िएगा, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा।